पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 29 अगस्त 2022 को शिफ्ट 2 में, उसका मैथ का मैं डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं ये पहले क्वेश्चन की बात करूं, ये वाला क्वेश्चन सेम का सेम क्वेश्चन और इसके ऑप्शन भी सेम, ये रिपीट हुआ था। अभी जो पेपर हुआ था, लेटेस्ट पेपर आरआरबी एलपी का, मैं दिखा भी देता हूं आपको। ये पेपर हुआ था 29 नवंबर 2024 को शिफ्ट 1 में। इसको मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था जब इसका पेपर हुआ था उसके बाद। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप ये पेपर जरूर करके जाइए जो मैं अभी आपको सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल में सभी तरीके की जो रेलवे की तैयारी है वो पूरी करवा रहा हूं मैं। और जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी के हों, चाहे एनटीपीसी एएलपी, तो उनके प्रीवियस ईयर के पेपर भी करवा रहा हूं, जिससे आपको एक्चुअल आइडिया भी लगे। और पुराने क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो एग्जाम में आप ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाएंगे जो हमेशा से रिपीट होते आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ इस क्वेश्चन से। और चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दो नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आप बहुत ही टाइम लगा देंगे और हो सकता है कि आप कैलकुलेशन भी गलत कर दें। तो इसके लिए आपको इसको रीसफल करना है, मतलब कि ऐसा अरेंज करना है जिससे ये कुछ फार्मूला बन जाए। तो 9,991 इसे हम लिख सकते हैं 10,000। 10,000 लिख दें और इसमें 9 घटा दें, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 10,000 में 9 ज्यादा है, एक में कम था एक में ज्यादा है, तो इसको हम ऐसे लिख लें। तो 10,000, 10,000 में एक में ये 9 कम था और एक में ज्यादा है। तो अब हम यहाँ से फार्मूला लगा सकते हैं। ये अगर ए है ये बी है, तो ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू रख दें। तो ए है 10,000, तो इसमें 4 जीरो है तो स्क्वायर के बाद ये हो जाएगा 8 जीरो। 2 3 4 5 6 7 8 माइनस में बी स्क्वायर। तो बी क्या है यहाँ पर 9 है, तो 9 का स्क्वायर ये हो जाएगा 81। तो माइनस में होगा तो इसमें से हमें घटाना पड़ेगा। तो अब इसमें से घटाएं तो ये 2 जीरो है, एक यहाँ पे हम हासिल लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 81 में 100 में 81 जाएगा तो ये तो 19 हो जाएगा। 19 हो गया। अब यहाँ पर जितने जीरो हैं उनके जगह 9 आ जाएगा, क्योंकि ये हासिल तो यहाँ से आ रहा है, जो हम यहाँ से बोरो ले रहे हैं वो इस एक से आ रहा है। तो सभी ये जो डिजिट हो जाएंगे जीरो की जगह ये 9 हो जाएंगे। तो 2 2 4 6, तो 6 बार यहाँ पे 9 और आ जाएगा, 4 5 6। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसे हम देखें तो 2 2 4 6, ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वर्गमूल निकालना है, ये वर्गमूल निकालना है 9604 का, 9604 का। तो मैं इसकी आसान सी ट्रिक बताता हूं। तो इसे जैसे 4 डिजिट है तो इसे 2 2 डिजिट में आप ब्रेक कर लीजिए। अब लास्ट जो नंबर है ये 4 है, तो 4 जो होगा ये किसके स्क्वायर में आता है ये देख लीजिए। तो 2 के स्क्वायर में 4 आएगा, और किस नंबर के स्क्वायर में आएगा लास्ट डिजिट 4, ये आएगा 8 के स्क्वायर में। तो लास्ट डिजिट तो हमें पता चल गई कि यह तो होगी वो 2, यह तो होगी वो 8। अब हम जो दहाई का अंक होगा, 10th का प्लेस होगा, वो और निकाल लें। तो ये है ना 96, तो ये किसके स्क्वायर के पास होगा ये निकाल लीजिए। तो 9 9 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो 9 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये आ गया 9। या तो नंबर होगा 92, या तो नंबर होगा वो 98। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये जो 9 आया है इसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 90। अब ये जो 90 आया है इससे आप कंपैरिजन करिए। अगर ये वैल्यू इससे बड़ी होगी तो बड़ा वाला नंबर लेंगे, अगर ये छोटी होगी तो छोटा वाला नंबर लेंगे। तो 90 से 96 बड़ा है, तो इसमें जो वैल्यू ली जाएगी ये हो जाएगी 98। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा ये आ जाएगा 98। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजेता को 1854 वोट मिले। तो जो विनिंग कैंडिडेट उसे मिल रहे हैं 1854 वोट। अब कह रहा है कि हारने वाले को 618 वोट मिले। तो जो लूजर पार्टी उसे मिल रहे हैं 618 वोट। कह रहा है कि दोनों उम्मीदवारों के मिले कुल वोटों का कितना प्रतिशत जीतने वाले को उम्मीदवार के पक्ष में गया है, ये फाइंड करना है। तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तभी हम टोटल निकाल पाएंगे। टोटल, और उसके बाद इसे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज विनिंग कैंडिडेट का कि इसने कितना परसेंट टोटल का पाया है। तो इसे टोटल ना करने के बजाय हम इसे सॉल्व कर लें। इसका हम रेशियो निकाल लें कि जीतने वाले को जितने वोट मिला है उसमें कितना हारने वाले को मिला है, इसका रेशियो निकालने पर पता चल जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये 18 है और यहाँ 54 है। तो 3 गुना ये दिख रहा है कि 18 तिक 54, ऐसे ही 6 त्रिक 18। तो हम 618 से इसे काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो 3 अगर वोट जीतने वाले को मिले हैं तो 1 वोट मिले हैं हारने वाले को। तो टोटल कितने वोट मिलेंगे? टोटल 4 वोट। 4 वोट में 3 विनिंग वाले को मिले हैं और 1 हारने वाले को मिले हैं। तो परसेंटेज निकालना है, विनिंग का निकालना है। तो 3 वोट मिले हैं कितने में से? 4 वोट में से। और परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा परसेंटेज। तो 4 से इसे हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 या 75। 75% वोट मिले हैं विनिंग कैंडिडेट को, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं रेशियो की हेल्प से। समीकरण ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो धनात्मक अंतर निकालना है मूलों का, तो पहले हम मूल निकाल लें, इसके रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करें। 2x स्क्वायर, ये -7x है और ये 5 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 हो जाएगा। और ऐसा हम -7 को क्या लिख दें कि ये इन दोनों का जो एडिशन होगा वो -7 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन 10 हो जाए। तो 5 दूनी 10, तो हम इसे लिख सकते हैं -5x और -2x कर देंगे तो ये आ जाएगा -7x, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5, और यहाँ पे -1 कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 5 यहाँ पे कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसे 0 करें तो 2x माइनस 5 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5/2। ऐसे इसे 0 करें, x माइनस 1 को 0 करें तो एक वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1। तो एक रूट आ गया 5/2 और एक रूट आ गया 1। धनात्मक अंतर निकालना है, तो 5/2 से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटा दें, ये आ जाएगा 3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। ऐसे कितने पदक विजेता है? पदक विजेता यहाँ पर दिया हुआ है ये गोले में, जो भारतीय भी हैं। तो भारतीय का यह डाटा यहाँ पे इस गोले में दिया हुआ है, इस सर्किल में, ये यहाँ से ये पूरा है। और जो पदक विजेता है वो इनका यहाँ पे है, ये सर्किल है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने पदक विजेता हैं जो भारतीय भी हैं, जो भारतीय भी हैं और पदक विजेता भी हैं। तो ये दोनों यहाँ पे दिख रहे हैं ये, क्योंकि यही इनका दोनों में कंबाइंड है। तो ये हो जाएगा 36 और 19। 36 और 19 लोग ऐसे हैं जो भारतीय भी हैं और पदक विजेता भी है, मेडलिस्ट भी हैं। तो 36 और 19 हो जाएगा 55, और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई मीटर स्क्वायर है तो वृत्त का परिमाप पेरीमीटर इसमें फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ है, एरिया एरिया क्या होता है वृत्त का, सर्किल का, ये होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दी हुई है 196 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर अगर 196 है
तो स्क्वायर रूट ले लें तो r की वैल्यू आ जाएगी 14। ये मीटर में है तो ये आ जाएगा मीटर में। तो रेडियस आ गई 14 मीटर, त्रिज्या 14 मीटर होगी। परिमाप निकाल सकते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगी? पेरीमीटर हो जाएगी 2 पाई r। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू यहाँ पे हम निकाले हैं 14। तो सॉल्व करें, 14 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 और ये आ जाएगा मीटर में। तो 88 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है, तो रतन की आयु जो है, रतन रतन को आर से लिख लें, रतन को आर से लिख लें, इनकी आयु को। जतिन की आयु की 1/3, जतिन को जे से लिख लें। जतिन की आयु से 1/3 तो 1/3 है जतिन की आयु से। कह रहा है कि उनकी आयु का योग अगर 84 वर्ष है, इन दोनों की जो आयु का योग है आर प्लस जे की वैल्यू है, ये है 84। तो जतिन की आयु ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। जतिन की एज हमें फाइंड करना है। तो यहां से अगर हम देखें तो आर अपॉन जे, ये हम लिख सकते हैं 1/3। आर अगर 1 है तो जे जो है वो 3 होगा, तो इसे हम x की तरह लिख लें। तो आर को हम x मान लें तो जे हो जाएगा 3x। अगर r की वैल्यू x है तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी, क्योंकि 3 गुना है तो हो जाएगी 3x। यहाँ पे वैल्यू रख दे तो r x है, j 3x हो जाएगा तो आ जाएगा 84। 3 और 1 4, 4x की वैल्यू 84 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 21। 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21। अब हमें फाइंड क्या करनी थी? जे की आयु। जे की आयु क्या है? यहाँ पे 3x माना गया था, ये वाला 3x, तो ये हो जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 3x और x की वैल्यू 21 है, तो 21 त्रिका 63 ये। तो जतिन की आयु हो जाएगी 63। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक सेम तरह क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कितने अफ्रीकी ऐसे हैं जो लेखक भी हैं। तो अफ्रीकी भी हों और लेखक भी हों, ऑथर्स भी हों और अफ्रीकन्स भी हों। तो ऑथर्स का डाटा ये इस सर्किल में है, इस गोले में, यहाँ पे ऐसे, और अफ्रीकन का यहाँ पे है। तो अफ्रीकन भी हों और ऑथर्स भी हों, तो ये डाटा हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि यही कंबाइंड हो रहे हैं दोनों में। तो 14 और 8, 14 8 22 हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करके जाइए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, कह रहा है कि 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये अगर 1.5 है तो यहाँ से 3 मीटर दूर एक प्रकाश स्तंभ होगा जिसकी ऊंचाई 4 मीटर दी हुई है, 4 मीटर। स्तंभ के ऊपर से आने वाला प्रकाश उसकी परछाई बनाता है। किसकी? इस लड़के की। इस जो ये लड़का है तो इसकी परछाई बनाता है। तो लड़के की परछाई की लंबाई कितनी है ये फाइंड करना है। तो प्रकाश यहां से आ रहा है, यहां से ऐसे आएगा, तो इसकी जो छाया बनेगी वो यहां बनेगी, ऐसे ऐसे बनेगी ये। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये छाया होगी, यही छाया होगी। मान लेते हैं ये है x। तो अब इसमें हम फार्मूला लगा दें, तो इसमें फार्मूला क्या लगेगा? ये है ट्राइंगल, ये अगर a है, ये b है, ये c है, तो इसे d मान लें और ये e मान लें। तो ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा, ए बी ए डी ई, ए डी ई और ए बी सी, ये सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसका जो रेशियो होगा, ये भुजा और ये भुजा का रेशियो होगा, ये डीई और बीसी का जो रेशियो होगा वो इस भुजा और ये भुजा पूरा एसी, एई और एसी इसके रेशियो के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं कि और एडी और एबी इस भुजा के रेशियो के बराबर होगा। तो वैल्यू हमें पता है
डी की पता है, बीसी की पता है, और ए की हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू। एसी एसी के टर्म में हम एसी भी निकाल सकते हैं एक्स के टर्म में। तो हम ये ही केवल वैल्यू ले लें तो हम आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी है 1.5, बीसी है 4, ए एक्स है, और एसी क्या हो जाएगा एक्स प्लस डी। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो 1.5 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स, और प्लस ये हो जाएगा 4.5, और ये आ जाएगा 4x। 1.5x इधर जाएगा, ये हो जाएगा 2.5x, और ये है 4.5। इसे सॉल्व करें तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4.5 बटे 2.5। इसे इधर लिख लेते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 45 बटे 25। ये आ जाएगी x की वैल्यू। 5 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 9। 5 से इसे डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 5। इसे सॉल्व करें तो 18×9 1.8, और ये हो जाएगा मीटर में, क्योंकि ये सभी वैल्यू जो है मीटर में है, ये है मीटर में। तो इसमें जो परछाई होगी एक्स की वैल्यू होगी, ये है 1.8 मीटर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू दी हुई है के टर्म में, तो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू के, ये दिया हुआ है। तो 1 प्लस के 1 माइनस के की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करनी है। तो कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तब भी ये के की इक्वल होगा। तो हमने इसको जो है इस के टर्म में लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू पता है कि ये 1 होती है। तो अब केवल यही बचेगा, ये पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी के। और इसे हमें पता है जे होता है कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा होता है, तो के की वैल्यू यहां से आ जाएगी कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें, तो 1 प्लस के अपॉन 1 माइनस के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू यहाँ रख दें, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और ये स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है साइन 58 डिग्री प्लस कॉस 82 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करिए। तो ये जो 58 डिग्री है और 82 डिग्री है, इसे 0 से 45 डिग्री के बीच में हमें मॉडिफाई करके लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हमें साइन की जगह कॉस बदल लें। तो साइन से कॉस में कैसे बदल सकते हैं, तो इसका फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा अगर होता है तो ये हो जाता है कॉस थीटा, और ऐसे ही अगर कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो यही वैल्यू हम इसमें लगा के जो 58 डिग्री है इसे 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो 58 कम हो जाएगा 90 में से, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो ऐसे ही इसको भी लिख लें। तो साइन 58 का ऐसा क्या लिख दें कि 90 माइनस थीटा में लिख जाए, तो 90 माइनस थीटा लिखना है, तो इसमें ऐसा क्या घटा लें, 90 में ऐसा क्या घटाएंगे ये 58 हो जाएगा, तो 32 घटाना पड़ेगा। 90 में अगर हम 32 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 58 डिग्री। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे कॉस 82 डिग्री है, तो कॉस 90 में ऐसा क्या घटा दें कि ये 82 डिग्री हो जाए, तो हमें घटाना पड़ेगा 8 डिग्री। तो अब इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यही फार्मूला से 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस, और यही थीटा है तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। कॉस 32 डिग्री में ये कन्वर्ट हो गया, और इसे कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 8 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 8 डिग्री। अब ऑप्शन चेक करें तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 4%
5% और 14% की 3 क्रमिक छूटों की एकल छूट के बराबर 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए कि क्या होगा। तो 3 यहाँ पे छूट दिए हुए हैं, इसे एकल छूट में हमें चेंज करना है। तो इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ कि 2 जब छूट हों, 2 छूट हों, तो डायरेक्ट फार्मूला से हम एकल छूट में बना सकते हैं, और जब 3 हो तो 2 बार ये फार्मूला लग जाएगा। पहले आप 2 के लिए लगाइए, जब 1 यहाँ से मान लीजिए निकल आएगा, मान लीजिए x% आएगा, तो इसके साथ इसको लगा के आप और सॉल्व कर लीजिए। तो 2 छूट के लिए होता है फार्मूला a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100, और ये जो सभी वैल्यू होंगी ये आ जाएंगी परसेंट में। तो अब यहाँ पे हम लगा दें 4% और 5% के लिए, तो a की जगह 4 लिख दें, b की जगह 5 लिख दें, माइनस 4 गुणे 5, और ये हो जाएगा 100। तो पहले 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 माइनस 5 चौके 20, 20/100, तो डिवाइड करें तो 0.2, तो ये आ जाएगा 8.8%। तो जब 4% और 5% हम एकल छूट में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 8.8%। आप तीसरा और छूट ले लें इसी में, तो एक बार यहाँ पे फार्मूला और लगा दें, तो फिर से लगाएं a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100, और यहाँ पे a क्या हो जाएगा 8.8, b क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस 8.8 गुणे 14/100। अब इसे हम सॉल्व करें तो 14 और 8 22, 22.8 माइनस 14 से इसे मल्टीप्लाई करें, 14 अट्ठे 112, 11, 14 अट्ठे 112 और 11, ये हो जाएगा 112 और 11, 123, 123 आ गया बटे 100। ये दशमलव में है तो एक पॉइंट पे लग जाएगा दशमलव, तो 22.8 और 100 से डिवाइड करें तो माइनस ये हो जाएगा 1.23 के लगभग आएगा। तो लगभग आएगा, अगर हम 1.2 यहाँ से घटा लें, ये हो जाएगा 21.6%। ये आ जाएगा लगभग में वैल्यू। जब तीनों कन्वर्ट होंगी एक सिंगल छूट में तो इतने के लगभग आएगा। तो 21.6, 21 में केवल एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, जो कि 21.6 के लगभग बराबर है। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग मान क्या आएगा ये फाइंड करना है। तो लगभग मान इसमें हमें फाइंड करना है, तो ये हम प्रश्नवाचक चिन्ह को मान लेते हैं, ये है x, ये है लगभग वैल्यू, क्योंकि लगभग में पूछा गया है तो हम जो वैल्यू हैं इन्हें लगभग में ले लें, अप्रोक्सीमेट ले लें। तो 30 दशमलव समथिंग है तो इसे 30 ही ले लें, 30% ऑफ, और 199.99 है तो इसे 200 ले लें, प्लस 35 दशमलव समथिंग है तो 35 ही ले लें, 35% ऑफ 550 समथिंग है तो 550 ले लें इसे, इक्वल टू ये x रहेगा, और इसे हम 540 ले सकते हैं लगभग वैल्यू। अब इसे हम सॉल्व करें तो 30% ऑफ 200, तो 30/100 हो जाएगा गुणे 200, प्लस, और ये 35% है तो 35/100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 550। x ऐसे लिख लें, 540 हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा, प्लस 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड करें तो 5 से ये डिवाइड होगा तो 7, 5 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, 7 पचे 35, 3, 7 पचे 35 और 3 38, और ये आ जाएगा बटे में 2, इक्वल टू x माइनस 540। 540 इधर लाएं तो प्लस में हो जाएगा, तो 540 और 60 ये हो जाएगा 600, और प्लस और 385, 2 से इसे डिवाइड करें तो 192.5 आएगा, 192.5, ये आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो इन दोनों को जोड़ दें, तो 792.5 लगभग में वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा लगभग में वैल्यू 790, और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप लगभग वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि n नोटबुक की कीमत 1680 रुपए है तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध m नोटबुक की कीमत x की गणना करेगा। तो m नोटबुक की कीमत जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x, तो x की वैल्यू हो जाएगी m इंटू एक नोटबुक की वैल्यू।
एक नोटबुक की वैल्यू क्या आएगी, एन नोटबुक की वैल्यू 1680 है, तो 1680 बटे एन हो जाएगी। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, m इंटू 1680 बटे n। ऑप्शन देखें तो ये तो है नहीं, यहाँ पे 1680 नहीं है, ये हो सकता है देखें तो m अपॉन एक्स, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन एम इक्वल टू 1680 बटे m। m अपॉन एक्स की वैल्यू निकालें, इसे इन्वर्स करना पड़ेगा, तो m अपॉन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा n अपॉन 1680। लेकिन ये यहाँ पे नीचे आ गया तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो m अपॉन एक्स एन अपॉन, ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो ये रिलेशन आएगा यहाँ से। यदि दो संख्याओं का योग 54 है, तो दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या a है और एक संख्या b है, तो a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 54। अब कह रहा है कि इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 84 और 6 है। तो एलसीएम 84 है और एचसीएफ जो है 6 है। एचसीएफ यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हम ए और बी ना मानकर हम इसे 6a और 6b मान लें, क्योंकि आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही 6 तो कॉमन होगा ही होगा। तो ये वैल्यू मान लिया हमने 6a और 6b, ऐसे मॉडिफाई कर लीजिए। ये तो यहाँ से हम a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 6 से इधर मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो 9 6 के 54, तो 9 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई 9। अब एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है 84, और दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन जो होता है, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, पहली संख्या 6a है, दूसरी संख्या 6b है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। तो ये इसके हम इक्वल कर दें, तो एलसीएम, एलसीएम 84 है, एचसीएफ, एचसीएफ 6 है, ये हो जाएगा 6a गुणे 6b, 6 से इसे डिवाइड करें तो 6, 6 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 14। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 14। और हमें फाइंड क्या करना है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा ये फाइंड करना है। तो 1/6a प्लस 1/6b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलसीएम ले लें, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 6ab और ये हो जाएगा 6b, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 9 है, यहाँ पे रख दें, और ए बी की वैल्यू पता है 14 है, तो 6 गुणे ये हो जाएगा 14। सॉल्व कर लें, यही वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड होगा तो 3, ये कटेगा 2, ये हो जाएगा 3/28, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि यदि 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था, तो 8 नवंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था ये फाइंड करना है। तो 5 जनवरी 2016, इसका हमें पता है कि मंगलवार था, ट्यूसडे, ट्यूसडे मंगलवार। और मंगलवार का कोड क्या होता है, अगर हम नंबर में लिखें, ऑड डेज में लिखें, तो ये है 2, ऑड डेज में, ऑड डेज। इसकी पता है कि ये जो 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था, ऑड डेज जो थे इसके 2 थे, और इस डेट से हमें जाना है बैक में। बैक में क्यों, क्योंकि 2015 में जाना है, 2016 से 2015 में जाना है, तो 2015 में जाना है, वो भी 8 नवंबर को। तो ये जो कोड था 2, 2 में से हमें घटाना पड़ेगा 5 दिन, तो जनवरी के घटाना पड़ेगा, और फिर दिसंबर भी कम करना पड़ेगा, तो 31 दिसंबर का महीना होता है। और नवंबर 8 नवंबर से 30 नवंबर तक, तो इसमें कितने दिन होते हैं 22, 22 दिन इसके और घटाना पड़ेगा। तो अब यहां से हम सॉल्व कर लें, यही जो ऑड डेज आएगा, ऑड डेज, तो यही हो जाएगी इसकी वैल्यू, या कहें कि यही इसका दिन हो जाएगी, कौन सा दिन पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन आपने किए होंगे कि 2016 से जब हम आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू माइनस में आएगी, तो इसे कैसे सोल्व करते हैं ये भी बताता हूँ, चलिए। तो 2 में से -5 जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -3 ऐसे लिख लें, -31 ऐसे लिख लें, और -22। तो जब वैल्यू पॉजिटिव में आती थी तो वहां 7 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ वैल्यू निगेटिव में है, तो यहाँ भी वैल्यू हम
वैल्यू को जो है 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करें, अगर 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये ऐसे रहेगी, माइनस में है तो माइनस में लिखिए, माइनस में। 31 को डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, तो 3 बचेगा, तो -3 ऐसे ही रख दें। 7 त्रिक 21, ये बचेगा केवल 1। तो अब यहाँ पे हम ऐड करें, माइनस में 3 3 6 और 1 7, माइनस का 7, और 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो बचेगा 0, 0 रिमाइंडर बच जाएगा, और यही हो जाएगा ऑड डेज, ऑड डेज। और 0 ऑड डेज का कोड क्या होता है? ये होता है संडे, रविवार। ये सभी टॉपिक मैंने लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप डिटेल में भी वीडियो देख सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो जो 8 नवंबर 2015 को दिन था वो था संडे, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? तो 3 की विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर होगा तो उसकी सभी डिजिट को ऐड करिए। अगर वो 3 से डिवाइड हो जाती है, ऐड करने के बाद अगर वो डिवाइड हो जाती है तो नंबर 3 से डिवाइड है, नहीं होती है तो वो 3 से डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पे ऐड करें तो 7 और 8 15, 15 6 21, 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये नंबर तो 3 से डिविजिबल होगी। दूसरा ऑप्शन चेक करें, तो 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही जो वैल्यू होगी 713 3 से डिविजिबल नहीं होगा, और यही इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो हर देखें तो ये हर में यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। तो पहले हम इनको ऐड कर लें, 3 2 5, 5 2 7, 7 बटे 7। अब बचा कौन सा? ये 1/14 बचा है, और ये बचा है -3। अब इसे ऐड करें, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/14 -3। 1 में से -3 घटेगा, 1 -3 करें तो -2 हो जाएगा, इसे -2 लिख दें, -2। अब इसे सॉल्व कर लें, 14 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, 14 दूनी 28, 1 -28, ये हो जाएगा -27/14। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 7 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे काम शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 आदमी काम छोड़ देते हैं। शेष आदमी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये फाइंड करना है। 7 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो मान लेते हैं, माना कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, तो कह रहे हैं कि 7 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल जो काम होगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 गुणे 7, क्योंकि 7 आदमी हैं और 12 दिन लगते हैं, और 1 यूनिट 1 दिन में करते हैं, तो ये हो जाएगा 84। तो जो टोटल वर्क होगा वो 84 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमें फाइंड हो गया कि 84 यूनिट है। कह रहा है कि 5 दिन बाद 3 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो जो काम हो रहा है 5 दिन तो ये 7 आदमी कर रहे हैं, 7 आदमी 5 दिन कर रहे हैं, क्योंकि 5 दिन के बाद 3 आदमी छोड़ते हैं, तो 5 दिन तक तो इन्होंने 7 आदमी किया। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 7, और प्लस 5 दिन के बाद 3 आदमी छोड़ देते हैं काम, तो 3 आदमी छोड़ेंगे साथ में, तो 4 बचे। और काम कितने दिन में खत्म होता है, मान लेते हैं इसके बाद x दिन में खत्म होता है, तो ये किसके इक्वल होगा, जो टोटल काम के, तो 84 के ये इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लें, यही हो जाएगी जो शेष आदमी होंगे, शेष काम को दिन में कितने दिन में पूरा करेंगे, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 7 बचे 35 काम इन्होंने किया, तो 35 यहाँ से घटा दें, 84 में से 35 जाएगा तो आ जाएगा 49, और ये हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 49/4। तो सॉल्व करें, बार चुके 48, 1 बचेगा तो 1/4, ये आ जाएगा 3, और यही इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। माध्यिका, ये डाटा दिया हुआ है, माध्यिका x एक पूर्णांक है, माध्यिका दिया हुआ है कि ये है x। निम्नलिखित में से कौन सा
एक्स का मान हो सकता है, ये फाइंड करना है। तो माध्यिका के लिए हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है 9, 11, 15, 17, एक्स है, एक्स का हमें पता नहीं है तो हम इसको छोड़ के पहले वैल्यू लिख लें 19 और 21। एक नंबर इसमें बचा हुआ है, इसे मान लेते हैं ये है लास्ट में, ठीक है। तो नंबर कितने हैं? 2, 2, 4, 6, 7, 7 नंबर है। माध्यिका निकालना है, माध्यिका दिया हुआ है कि ये है एक्स, माध्यिका एक्स है तो ये लास्ट में तो नहीं होगा, ये कहां पर होगा? ये होगा मिडिल में, यहां पर एक्स होगा। 3 ये और 3 ये, क्योंकि अगल बगल की निकाल देंगे तभी माध्यिका जो होगी ये बीच में होगी। तो बीच में एक्स है, ये वैल्यू जो है ये दिया हुआ है माध्यिका की एक्स है। तो ये पूछा गया है कि एक्स का मान क्या हो सकता है और एक्स एक पूर्णांक दिया हुआ है। तो 15 और 17 के बीच क्या हो सकता है? कौन सा नंबर आएगा? 16। 16 हो सकता है, क्योंकि अगर हम 15.5 लेंगे, 15 से बड़ी लेंगे तो केवल एक ही पूर्णांक हो सकती है 16, क्योंकि और नंबर लेंगे तो वो पॉइंट में आएगा और पूर्णांक ही दिया हुआ है कि एक्स पूर्णांक हो सकती है, तो एक्स केवल बचती है कि 16। तो एक्स 16 हो सकती है, तो ये ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू फाइंड करना है, ये वैल्यू निकालना है। 0.2 का 3 बार मल्टीप्लाई है, 0.02 का 3 बार मल्टीप्लाई है, तो ये कुछ ऐसा फार्मूला बन गया 0.2 का क्यूब माइनस 0.02 का क्यूब अपॉन, और ये 2 का क्यूब यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई है। तो ये हम सॉल्व करें तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, सभी में से 2 अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा 0.1 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेंगे तो क्यूब में है तो क्यूब कॉमन आएगा। ये हो जाएगा 0.01 का क्यूब, और ये है 2 का क्यूब पहले ही था, तो 2 का क्यूब से 2 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करें, 0.1 का क्यूब, एक डिजिट के पहले दशमलव है, तो अब ये 1 तो आएगा, लेकिन अब आएगा 0.1 अंक के पहले है, तो यहाँ पर क्यूब है तो 3 अंक के पहले दशमलव होगा, तो और नंबर तो है नहीं, तो 0, 0 बढ़ाना पड़ेगा। माइनस ऐसे यहाँ देखें तो दशमलव है 2 अंक के पहले 1 पे, 1 के दशमलव है 2 अंक के पहले, तो अब यहाँ पर 3 है तो 3 दूनी 6, 6 डिजिट के पहले दशमलव होगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 5 जीरो और लगेंगे क्योंकि 6 डिजिट के पहले हमें दशमलव लगाना है। 2, 2, 4 और 1 5, ये हो जाएगा दशमलव। तो इसे सॉल्व करें तो 0.001 और यहाँ 6 डिजिट हैं, तो इसे भी 6 डिजिट बना लें, 3.0000001, यहाँ से घटा दें तो यहाँ यहाँ बोरो लें, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9, और ये आ जाएगा 0.000, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपए है, इसका अधिकतम खुदरा मूल्य क्या होगा? एमआरपी फाइंड करनी है। 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो, तो इसमें एमआरपी फाइंड करनी है। एमआरपी एमआरपी क्या होगी? क्रय मूल्य दिया हुआ है, सीपी 210 दिया हुआ है, और प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि 90% का प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ जो होना चाहिए वो 90% का होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस निकाल लें, जिस पर बेची जा रही है, जो विक्रय मूल्य होगा वो निकाल लें। तो कॉस्ट प्राइस में 90% बढ़ा दें, तो कॉस्ट प्राइस है 210, 90% बढ़ाना है तो 100 में 90 बढ़ेगा तो 190%, में है तो 100 से डिवाइड, तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड हो गई। खुदरा मूल्य हमें फाइंड करना है, एमआरपी। तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो इस खुदरा मूल्य से भी होगी, जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं एमआरपी को। तो जो एमआरपी है, यहाँ से भी हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं एमआरपी से भी, तो हम सेलिंग प्राइस एमआरपी से निकालें तो 5% की छूट देने पर ये सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो जो एमआरपी होगी उसमें अगर हम 5% की छूट दे देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेलिंग प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं एमआरपी है, एमआरपी ऐसे लिख लें, एमआरपी
तो इसमें 5% की छूट दे दे तो ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। 95 100 में से 5 जाएगा तो 95% में है तो 100 से डिवाइड। तो सेलिंग प्राइस एक ये आ गई और एक ये आ गई, दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल होंगी तो इन दोनों को इक्वल कर दें तो 210 और ये हो जाएगा 190/100 और ये सेलिंग प्राइस है एमआरपी इंटू 95/100। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इससे हम ये काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 2। तो एमआरपी आ जाएगी 210 गुणे 2, ये आ जाएगा 420 रुपए। ये इसका आंसर आ जाएगा, यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, इसकी औसत गति क्या होगी ये फाइंड करना है। औसत गति फाइंड करना है तो एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी, जो कुल दूरी होगी वो, और उसे टोटल समय से, कुल समय से अगर हम डिवाइड कर दें यही हो जाएगी उसकी औसत गति। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे दो डिस्टेंस दी हुई है कि एक है 80 किलोमीटर और दूसरी है जो अगला जो दूरी है ये है 30 किलोमीटर। समय, समय हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि दूरी दी हुई है और स्पीड दी हुई है, ऐसे दूरी दी हुई है और स्पीड दी हुई है तो समय निकाल लें। टाइम, तो पहली दूरी है 80, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल ये हो जाएगी 80/20 और प्लस दूसरा समय निकालें तो यहाँ पे दूरी, दूरी बटे चाल, चाल है 30 की। अब इसे हम सॉल्व कर लें तो 20 से ये डिवाइड होगा तो 4 और 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा तो 4 और 5, 5 घंटे, 5 घंटे आ जाएंगे टोटल टाइम। तो ये 5 हम यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा 80 और 30 110/5 सॉल्व करें तो 22 110, 22 किलोमीटर प्रति घंटे ये आ जाएगी एवरेज स्पीड। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, आसान सा क्वेश्चन है, इसे मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 2x² माइनस 5x हो जाएगा और प्लस ऐसे यहाँ पे 6 से आपस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6x² माइनस ये 6 चौके 24 प्लस 18, तो 2x² यहाँ पे है और 6x² यहाँ पे, तो 6 और 2 8, 8x² हो गया माइनस 5x, x का टर्म और कुछ है नहीं तो ऐसे ही लिख लें -5x। अब कांस्टेंट टर्म है -24 ये है और 18 ये है तो -24 और प्लस 18 ये हो जाएगा -6, ये इसका आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का मूल ये है, एक मूल दिया हुआ है और ये है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या दिया हुआ है 2 + √2, तो इसका जो एक कॉन्जुगेट होगा, एक मूल तो दिया हुआ है, एक रूट तो दिया हुआ है तो 2 + √5 ये है, तो दूसरा रूट क्या होता है, ये कॉन्जुगेट में होते हैं तो 2 + √5 है तो दूसरा होगा 2 - √5, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। तो एक रूट दे के दूसरा दिया नहीं होता है तो आपको ये ऐसे निकालना होता है। द्विघात समीकरण फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड होती है, ये होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या है, ये हैं रूट्स, ये अगर अल्फा है तो ये बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख दें तो x² ऐसे ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा ये प्लस √5 है और ये माइनस √5 है तो प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा तो -4x हो जाएगा और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू और निकालें तो ये अल्फा है 2 + √5 इंटू 2 - √5 तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करें 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर तो 5, ये हो जाएगा -8। अंडर अल्फा बीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी तो प्लस की जगह ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी और ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि हमें फाइंड करना है, सरकमफेरेंस सर्किल का फाइंड करना है जो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के परिगत है।
सर्कमस्क्राइब्ड है तो उसकी परिधि क्या होगी, जो वृत्त होगा उसकी परिधि क्या होगी। तो जो वर्ग होगा, ये वर्ग बना लें, एक वर्ग बन गया, और इसमें सर्किल जो होगा वो सर्कम, और जो सर्किल होगा वो सर्कमस्क्राइब करेगा इसे, वर्ग को, ऐसे ऐसे, ये पूरा जुड़ा हुआ है। तो परिधि फाइंड करना है, सरकमफिरेंस फाइंड करना है, सरकमफिरेंस, सरकमफिरेंस। तो इस सर्किल का सरकमफिरेंस फाइंड करना है, तो वो होता है 2 पाई आर। तो इसमें आर की वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, जो रेडियस होगा वो फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो भुजा दी हुई है वो दी हुई है वर्ग की, तो भुजा दी हुई है वर्ग की, तो ये है जे, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो इसमें जो डायामीटर होगा, सर्किल का डायामीटर होगा, वही होगा इसका विकर्ण, या कहें कि डायगोनल होगा। जो जो स्क्वायर का डायगोनल होगा, डायगोनल, डायगोनल विकर्ण होगा, विकर्ण, वो इक्वल होगा व्यास के, व्यास के, व्यास के, या कहें कि डायामीटर के, डायामीटर के। तो डायगोनल क्या होगा, वर्ग का डायगोनल क्या होता है, ये होता है अंडर रूट 2 इंटू भुजा, भुजा के साथ यह आ जाएगा 7, और डायमीटर, डायमीटर होता है 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या आर है तो यह आ जाएगा आर। तो 2r की वैल्यू, 2r की वैल्यू ये है 7√2, यहाँ पे हम रख दें। तो 2r की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7√2, और पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 22√2, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 10 बाल्टी पानी से एक टैंक भरता है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 14 लीटर है। तो 10 बाल्टी पानी से टैंक भर जाता है और प्रत्येक बाल्टी की क्षमता दी हुई है 14 लीटर है। अब कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 7 लीटर हो, 7 लीटर हो, तो उसी टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। तो पहले हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लें, टैंक की जो कैपेसिटी हो वो निकाल लें कि कितनी क्षमता का टैंक है। तो 10 बाल्टी यूज होती है और बाल्टी की क्षमता जो है 14 लीटर है। तो टोटल पानी कितना होगा, 14 गुणे 10 याद है 140 लीटर, जो पानी भर जाएगा इसमें 140 लीटर भर जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता अगर 7 लीटर हो, तो उसी टैंक को भरने के लिए कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी। तो 140 लीटर टोटल पानी भरना है, एक बाल्टी की कैपेसिटी 7 है, तो टोटल कितनी बाल्टी की आवश्यकता होगी, मान लेते हैं ये है एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसे हम सॉल्व कर लें, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालें, 7 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 20, ये आ जाएगी एक्स की वैल्यू 20, और यही हो जाएगी बाल्टियों की संख्या, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस सेट में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कोई आपको और सजेशन देना है या आप कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।